Hello students, how are you? I hope you all are fine. और नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। एक्चुअल में ये सेक्सुअल का डिस्कशन मैंने कर दिया था। इस सेक्सुअल में बता दिया था कि जो फेवरेबल कंडीशन होता है उसमें बाइनरी फिशन होती है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन या इंडो स्पोर फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन बताया था, लेकिन एग्जैक्ट होता नहीं है बैक्टीरिया का ए सेक्सुअल। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है, भले नाम दे रखा है बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन ये होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, यानी दो डिफरेंट बैक्टीरिया के डीएनए जीनोम मिक्स होकर के एक न्यू बनाते हैं, इसलिए इनको सेक्सुअल में रखा गया है, या ये कह लो कि सेक्सुअल की कैटेगरी में रखा गया है। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर होता है तो मैंने बताया भी था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 3 इवेंट जरूरी है। कौन कौन है? तो एक इवेंट है गैमिटोजेनेसिस, यानी गेमिट बनना। ठीक है, जो बैक्टीरिया में नहीं होता, गेमिट नहीं बनता है। ठीक है, दूसरा होता है फ्यूजन ऑफ गेमिट्स, या ये कह लो फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गेमिट्स या फर्टिलाइजेशन, ये भी नहीं होता बैक्टीरिया में। ठीक है, और तीसरा जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ये भी बैक्टीरिया में नहीं होता। तो इस तरह से डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ये तीनों के तीनों इवेंट बैक्टीरिया में नहीं होते, जिसके कारण हम ये नहीं बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये होता क्या है कि अभी हमने बताया कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, दो बैक्टीरिया का डीएनए आपस में मिक्स होकर के एक न्यू डीएनए बनाता है या न्यू कॉम्बिनेशन बनाता है, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। अगर कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जरूर होता है, चाहे हम लोगों में हो, चाहे लोअर ऑर्गेनिज्म में हो, चाहे प्लांट में हो। तो ये बोला भी जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। एक्चुअल में होता क्या है कि इनमें तीनों इवेंट तो नहीं होते, लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जरूर होता है। इसलिए बैक्टीरिया के सेक्सुअल साइकिल एग्जैक्ट सेक्सुअल नहीं होते हैं, सेक्सुअल लाइक होते हैं। हेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड पैरासेक्सुअल साइकिल। इसीलिए बैक्टीरिया के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? पैरासेक्सुअल साइकिल्स बोलते हैं। ये 3 मतलब बैक्टीरिया का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलग अलग साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया और ये बताया कि 3 तरीके से ये पैरासेक्सुअल साइकिल बैक्टीरिया में चलती है। वो कौन कौन चलती है ये देखते हैं। बैक्टीरिया में जो पैरासेक्सुअल साइकिल चलती है वो 3 तरीके का कौन कौन है। फर्स्ट जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। एक बार नाम मैं लिख देता हूँ तीनों का। ट्रांसफॉर्मेशन, इसको डिस्कवर्ड बाय ग्रिफिथ, एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था ग्रिफिथ। सेकंड जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ट्रांसडक्शन। इसकी डिस्कवरी 2 साइंटिस्टों ने मिलकर किया था, जिंडर और लीडरबर्ग ने। जिंडर एंड लीडरबर्ग ने किया था। और थर्ड जो है वो होता है कॉन्जुगेशन की डिस्कवरी भी 2 साइंटिस्टों ने किया था, लीडरबर्ग और टेटम। 2 साइंटिस्टों ने इसको भी मिलकर किया था, अकेला ग्रिफिथ ने किया था ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये 3 इवेंट होते हैं, 3 मेथड होते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया के। फर्स्ट वन इज ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड वन इज ट्रांसडक्शन एंड थर्ड वन इज कॉन्जुगेशन। हम लोग फर्स्ट से शुरू करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ देता है कि किसने कौन से डिस्कवरी किया था, इसलिए बता रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअल में ग्रिफिथ ने जब ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ग्रिफिथ, तो उन्होंने एक बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया। दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड डिप्लोकोकस न्यूमोनी। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है डिप्लोकोकस, ये कोकस है, राउंड से बैक्टीरिया होता है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी।
दिस इज निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, ये निमोनिया कॉज करता है। ठीक है, इसके दो फॉर्म होते हैं डिप्लोकोकस न्यूमोनी के। एक होता है आर फॉर्म। आर फॉर्म जो होता है ये रफ फॉर्म कहलाता है, इसको बोलते हैं रफ फॉर्म, या इसको बोलते हैं नॉन कैप्सुलेटेड। हमने बताया भी था कि अगर कोई बैक्टीरिया है सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, इसके चारों तरफ से कैप्सूल नहीं है, तो जिसमें कैप्सूल नहीं होता है उसको नॉन कैप्सुलेटेड बोलते हैं। केवल सेल वॉल होने के कारण उसको रफ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, नॉन कैप्सुलेटेड जनरली ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं। नॉन पैथोजेनिक मीन्स इट डो नॉट कॉज एनी डिजीजेज इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक यानी डो नॉट कॉज एनी डिजीजेज। इसके कई फॉर्म इन्होंने डिस्कवर किया था, जैसे आर फर्स्ट, आर सेकेंड, आर थर्ड, इस तरह से इसके 3 फॉर्म का डिस्कवरी किया था। दूसरा जो इन्होंने लिया था या डिस्कवर मतलब दूसरा जो इनको स्ट्रेन मिला था वो मिला था एस फॉर्म इन द सेंस दैट स्मूथ फॉर्म। स्मूथ इसलिए थे ये स्मूथ फॉर्म, स्मूथ इसलिए थे क्योंकि इसके सेल वॉल के चारों तरफ से क्या था, कैप्सूल था। मैंने बताया था ये सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल हो गया, इसके चारों तरफ से कैप्सूल था। कैप्सूल होने का कारण ये क्या हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। इस तरह से इसके चारों तरफ से कैप्सूल था जो फैट्स का बना होता है, फैटी नेचर का होता है, ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, जिसका कारण बैक्टीरिया स्मूथ हो जाता है। ये रेजिस्टेंट देता है इस बैक्टीरिया को। तो स्मूथ फॉर्म, जैसे ये स्मूथ हो गया, ये नॉन कैप्सुलेटेड, ये कैप्सुलेटेड होगा। ये कैसे थे, तो कैप्सुलेटेड। ठीक है, ये नॉन पैथोजेनिक था आर, तो ये क्या था, पैथोजेनिक था। ये पैथोजेनिक था। इसके भी 3 फॉर्म थे, एस फर्स्ट, एस सेकेंड, एस थर्ड। ठीक है, इसमें से ग्रिफिथ ने रैंडमली सेलेक्ट किया था आर सेकेंड और एस थर्ड को। रैंडमली सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, आर सेकेंड और एस थर्ड को सेलेक्ट किया था। अब ये एक्सपेरिमेंट देखो कैसे शुरू किया ग्रिफिथ ने। एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या किया था अपने एक्सपेरिमेंट में कि सबसे पहले बैक्टीरिया लिया, कौन, आर सेकेंड बैक्टीरिया ले लिया, और उसमें से क्या किया कि उस बैक्टीरिया का डीएनए निकाला। अपनी जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि सबसे पहले लिया क्या, आर सेकेंड। ठीक है, इसमें से क्या निकला, इसका डीएनए। आर सेकेंड से क्या लिया, इसका डीएनए निकाल दिया। ठीक है, लिया इसका क्या, डीएनए। इस डीएनए को लेकर के क्या किया, एक माइस में इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्टेड इन माइस। इसमें क्या किया था कि माइस में एक इंजेक्ट कर दिया। माइस में जब इंजेक्ट किया तो इस माइस को निमोनिया हुआ, और ये माइस इस माइस में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और ये क्या थी, यहाँ लिख देते हैं इंजेक्टेड इन माइस को कुछ नहीं हुआ, जैसे पहले थी वैसे ही थी। तो ये बोला गया कि भाई आर सेकेंड जो है वो डिजीज कॉज नहीं करता है, यानी कि ये नॉन पैथोजेनिक है। ठीक है, अपनी सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में लिया एस थर्ड को, इसके भी डीएनए को निकाला। ठीक है, इसके डीएनए को लेकर के फिर अगेन दूसरी माइस में, इसमें नहीं किया, दूसरी माइस में इंजेक्ट किया, ठीक है, इस माइस में जब इंजेक्ट किया तो इस माइस को जिसमें आर सेकेंड डाला था उसको निमोनिया हुआ और उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। ये कह लो इंजेक्टेड इन माइस, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंजेक्टेड इन माइस। यहाँ पे माइस क्या हो गई, डेड हो गई, माइस डाई। माइस जो थी वो डेड हो गई यहाँ पे।
माइस डेड हो गई। रीज़न क्या था कि माइस को निमोनिया हो गया, निमोनिया होने का कारण उसकी डेथ हो गई। तो ये कन्फर्म हो गया कि जो R सेकंड होता है वो क्या होता है, नॉन पैथोजेनिक होता है, यानी डिजीज कॉज नहीं करता है, और S थर्ड जो होता है वो क्या होता है, पैथोजेनिक होता है। ये तो क्लियर हो गया कि R सेकंड क्या होता है, नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक होता है, ठीक है। और S थर्ड क्या होता है, पैथोजेनिक होता है। अब ग्रिफिथ ने क्या किया, अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में फिर से इसी S थर्ड को लिया, अपने थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया, फिर S थर्ड लिया और S थर्ड के DNA को लेकर के क्या किया, हीट किल्ड कर दिया, यानी कि DNA को लेकर हीट कर दिया। DNA लिया और उस DNA को क्या किया, लेकर के हीट कर दिया। DNA को लेकर हीट कर दिया, इसका नाम दिया हीट किल्ड DNA, इसका नाम दिया हीट किल्ड DNA। अगेन इस हीट किल्ड DNA को लेकर फिर तीसरी माइस में, एक अलग माइस लिया, उसमें इंजेक्ट किया, फिर एक माइस लिया, इस माइस में फिर इंजेक्ट किया, ठीक है। अब इस माइस में इंजेक्ट किया तो देखा क्या कि फिर इस माइस को निमोनिया नहीं हुआ, जो माइस नॉर्मल की तरह नॉर्मल ही रह गई, इसको कोई डिजीज़ नहीं हुआ। माइस क्या थी, लाइव थी, माइस यहाँ लाइव थी, यानी जैसी माइस पहले थी वैसे ही थी, मतलब माइस जैसे पहले थी वैसी माइस थी, लाइव थी माइस, ठीक है। इनको कोई डिजीज़ नहीं हुआ माइस को। अब इसमें यह हुआ कि भाई हीट कर देने का कारण इसकी पैथोजेनिसिटी लॉस्ट हो गई। ग्रिफिथ ने क्या किया, अब देखो दो जगह माइस लाइव है, एक R सेकंड में भी माइस लाइव है, S थर्ड में भी माइस लाइव है, दोनों जगह माइस लाइव है। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या किया इन्होंने, यहाँ पे भी माइस लाइव है, यहाँ पे भी लाइव है क्योंकि ये नॉन पैथोजेनिक है, ठीक है, यहाँ पे भी लाइव है। इन दोनों को लेकर मिक्स कर दिया फोर्थ एक्सपेरिमेंट में। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में ग्रिफिथ ने क्या किया कि दो चीज़ें लिया, दो चीज़ में क्या क्या लिया ये देखते हैं। फोर्थ एक्सपेरिमेंट में एक लिया R सेकंड, कैसा लिया, लाइव लिया, यानी जिंदा वाला R सेकंड ले लिया, और प्लस दूसरा क्या लिया, S थर्ड लिया। S थर्ड कैसा लिया, तो हीट किल्ड लिया, यानी जो ऊपर थर्ड एक्सपेरिमेंट में जो DNA था उसे DNA को लिया और दोनों को मिक्स किया, और मिक्स करके फिर क्या किया, अगेन थर्ड मतलब फोर्थ माइस में इंजेक्ट किया। एक दूसरी माइस लिया और उस माइस में फिर इंजेक्ट किया। इस बार देखा क्या कि इंजेक्ट होने के बाद माइस को निमोनिया हुआ और फिर माइस की डेथ हो गई। अब ग्रिफिथ इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि फोर्थ एक्सपेरिमेंट में माइस क्यों डेड हो गई, माइस डाई। फिर से यहाँ पे माइस की डेथ हो गई। हालांकि इसी एक्सपेरिमेंट को फिर से तीन बाद में साइंटिस्टों ने किया, ओटीएवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने किया था। हालांकि यहाँ पे ग्रिफिथ एक्सप्लेन नहीं किए, लेकिन ये बोल गए कि भाई इसमें जब ये दोनों कांटेक्ट में आता है तो R सेकंड जो है वो हीट किल्ड में ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र होने के कारण जैसे R सेकंड S थर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है R सेकंड का S थर्ड में, और जिसके कारण यहाँ माइस डेड हो जाती है। लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हाउ इट बिकम चेंज। ग्रिफिथ ने बस इतना ही बोला था कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है R सेकंड का किस में, S थर्ड में, जिसके कारण यहाँ माइस की डेथ हो जाती है। अब इसी को तीन अलग अलग साइंटिस्टों ने किया। ये समझ गए हो कि बनाना चाहे तो इसको वीडियो पॉज करके बना सकते हो इसको, कि भाई पहले R सेकंड डाला, DNA लिया, R सेकंड बैक्टीरिया लिया, उसका DNA लिया, DNA लेकर माइस में इंजेक्ट किया, माइस लाइव थी। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि ये नॉन पैथोजेनिक है, बीमारी कॉज नहीं करता है। दूसरे में S थर्ड लिया, S थर्ड को लिया, उसका DNA निकाला, यहाँ भी ये DNA है, उस DNA को लेकर के अगेन माइस में इंजेक्ट किया, यहाँ माइस की डेथ हो गई। इससे ये प्रूव हुआ कि S थर्ड क्या है,
पैथोजेनिक है, एस फॉर्म पैथोजेनिक होता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि एस थर्ड लिया, उसका डीएनए निकाल करके उसको हीट कर दिया, हीट किल्ड डीएनए कर दिया। अब ये हीट किल्ड डीएनए जो था इसको ले लिया और इसको लेकर फिर माइस में डाला। इस बार माइस क्या हुई, फिर लाइव थी, जिंदा थी माइस को कोई डिजीज़ नहीं हुआ, कोई मतलब निमोनिया नहीं हुआ। अब 2 जगह माइस को निमोनिया नहीं हुआ था, SR सेकंड में भी नहीं हुआ था, S थर्ड में भी नहीं हुआ था। दोनों को मिक्सअप कर दिया, मिक्स करके फिर डाला एक अनदर माइस में, यहाँ पे फिर माइस की डेथ हो गई। तो उन्होंने ये बोला कि जब S थर्ड और R सेकंड आपस में मिक्स होते हैं तो R सेकंड का S थर्ड में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण माइस की यहाँ डेथ हो जाती है। वही ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट दिया। लेकिन बायोकेमिकल इसका कंडीशन क्या था ये देखते हैं। इसको फिर से मैंने बताया ही था, इसको चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। इस 3 साइंटिस्टों ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बनाया ये देखते हैं। 3 साइंटिस्ट एवेरी, मैकलियोड और मैककार्टी, नाम याद रखिएगा। 3 साइंटिस्टों ने री एक्सपेरिमेंट किया। कौन कौन थे? ओटी, एवेरी, एक थे मैकलियोड और एक थे मैककार्टी। इन्होंने तीनों ने री एक्सपेरिमेंट किया और री एक्सपेरिमेंट करके जो एस फॉर्म था जिससे माइस मरी थी, एस फॉर्म बैक्टीरिया से इन्होंने 4 कंपोनेंट ऑब्टेन किया। क्या क्या ऑब्टेन किया? तो एक ऑब्टेन किया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑब्टेन किया प्रोटीन, तीसरा ऑब्टेन किया न्यूक्लिक एसिड जिसको हम बोलते हैं डीएनए, और चौथा चीज़ ऑब्टेन किया था एक न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जिसका नाम है डीएनएज। ये 4 चीज़ें ऑब्टेन किया। अब एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने कैसे किया, उसको फर्दर एक्सप्लेनेशन कैसे दिया। इन तीनों ने क्या किया कि 4 टेस्ट ट्यूब लिया अलग अलग। एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया कि मैं इसको मिटा के बना देता हूँ। 4 टेस्ट ट्यूब लिया, चारों में अलग अलग क्या किया कि R के स्ट्रेन को लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। इस टेस्ट ट्यूब में क्या किया कि पहले R फॉर्म डाल दिया, ठीक है, R फॉर्म डाल दिया। R फॉर्म के साथ साथ इसमें क्या किया कि S फॉर्म जो बैक्टीरिया से मिला था कार्बोहाइड्रेट उसको डाल दिया। यानी कि इसमें क्या क्या लिया, तो R फॉर्म लिया प्लस कार्बोहाइड्रेट ऑफ S फॉर्म, S फॉर्म का क्या लिया, कार्बोहाइड्रेट लिया, ठीक है। फिर दूसरा टेस्ट ट्यूब लिया, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड टेस्ट ट्यूब लिया, सेकंड टेस्ट ट्यूब में क्या किया कि R सेकंड तो लिया ही लिया, इसमें S का प्रोटीन डाल दिया। ये था R के बाद इसमें क्या ले लिया, S का प्रोटीन, यानी इसमें क्या लिया R फॉर्म प्लस प्रोटीन ऑफ S फॉर्म, S फॉर्म का प्रोटीन डाल दिया इसमें, ठीक है। फिर एक थर्ड टेस्ट ट्यूब लिया, सेकंड के बाद थर्ड टेस्ट ट्यूब लिया। थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या किया, R लिया, R फॉर्म तो सब में डाला था, और दूसरा क्या किया S फॉर्म का इसमें DNA डाल दिया। S फॉर्म का क्या डाल दिया इसमें, DNA, यानी कि R फॉर्म प्लस DNA ऑफ S फॉर्म, ठीक है। इसमें S फॉर्म का क्या डाल दिया, DNA डाल दिया थर्ड टेस्ट ट्यूब में। और फोर्थ टेस्ट ट्यूब में क्या किया, फोर्थ टेस्ट ट्यूब में R फॉर्म तो लिया ही लिया, हर जगह R लिया था। फोर्थ टेस्ट ट्यूब में क्या किया, DNA के साथ डीएनएज एंजाइम डाल दिया। इसमें फोर्थ में क्या लिया, R फॉर्म लिया प्लस DNA एंड डीएनएज, ये एंजाइम है DNA को डाइजेस्ट करने वाला, ऑफ S फॉर्म। अब देखा क्या, इसको छोड़ दिया। देखा क्या फोर्थ वाला ये टेस्ट ट्यूब में देखा क्या कि किसी भी टेस्ट ट्यूब में R में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जिसमें DNA डाला था, चूँकि एक में तो लिया था कार्बोहाइड्रेट,
कुछ नहीं हुआ। प्रोटीन लिया, कुछ नहीं हुआ। जिसमें डीएनए और डीएनएस डाला, कुछ नहीं हुआ। जिसमें डीएनए डाला था उसका जो आर था वो किस में कन्वर्ट हो गया, एस में कन्वर्ट हो गया था। यानी इसका आर जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया था, एस में कन्वर्ट हो गया था। बाकी में कोई चेंजिंग नहीं थी। इसका आर क्या हो गया, एस बन गया। यानी कि इसमें कन्वर्जन हो गया। अब कन्वर्जन का एक्सप्लेनेशन इन लोगों ने यही दिया था कि एक्चुअल में होता क्या है कि जब आर फॉर्म एस के कंटेक्ट में, डीएनए के मतलब एस डीएनए के कंटेक्ट में आता है तो दोनों के मिलने, जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ बना देता हूँ मैं, ये आर फॉर्म का डीएनए है, ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो एस फॉर्म का डीएनए है। ये दोनों जब एक साथ आते हैं, एक साथ मिक्स होते हैं तो दोनों आर और एस मिल करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लेते हैं, जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज होती है। आधी प्रॉपर्टीज जो होती है वो आर की होती है और आधी प्रॉपर्टीज जो है वो एस की होती है। एक्चुअल में एस जो है वो पैथोजेनिक नेचर का है, जिसके कारण वो आर को भी क्या कर देता है, अपना पैथोजेनिसिटी ट्रांसफ़र कर देता है और आर का कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो जाता है, एस में हो जाता है। इसका नाम दिया था आर डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका नाम दिया था आर डीएनए या इसी को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट मीन्स दोनों का हाइब्रिड, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो ये जाकर क्लियर हुआ यहाँ पे, इन तीनों ने बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया कि यह कन्वर्जन क्यों होता है। तो जब आर और एस दोनों आते हैं तो दोनों का मिक्स होने के कारण आर का डीएनए जब एस के डीएनए के साथ मिलता है तो ये दोनों मिल करके एक हाइब्रिड डीएनए बना लेते हैं, जिसके कारण पैथोजेनिसिटी का ट्रांसमिशन हो जाता है। ये आर अपना पैथोजेनिसिटी शो करेगा और आर को किस में कन्वर्ट कर देगा, एस में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कंडीशंस इसकी होती है। इसी को नाम दिया था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट या क्या कहते हैं, पैरासेक्सुअल साइकिल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। इसके बाद जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है या सेकंड जो पैरासेक्सुअल साइकिल है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन की बात करते हैं। देखो ट्रांसडक्शन क्या होता है। ट्रांसडक्शन में भी यही होता है कि एक्चुअल में ये बैक्टीरियोफेज में होता है। बैक्टीरियोफेज इसमें पार्टिसिपेट करता है। बैक्टीरिया ईटिंग वायरस होता है एक बैक्टीरियोफेज। ट्रांसड्यूस होना, ट्रांसडक्शन का मतलब ये ट्रांसड्यूस हो जाना, ट्रांसडक्शन। अब इसमें देखो, इसको तो भी दो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था, जिंडर और लीडरबर्ग ने। जिंडर एंड लीडरबर्ग ने डिस्कवर किया था इसको, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है, एक वायरस होता है जिसको बोलते हैं बैक्टीरिया ईटिंग वायरस। इस तरह से होता है, नाम है बैक्टीरियोफेज। जनरली ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। बैक्टीरिया ईटिंग वायरस के इसका जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। आगे वायरस जब पढ़ेंगे उसमें बता देंगे सारा डिटेल इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है। ये ऊपर वाला हेड बोलते हैं, इसको टेल बोलते हैं। ये किसी भी बैक्टीरियल सेल में अगर जाएगा, सपोज दैट ये बैक्टीरियल सेल हो गया, इस बैक्टीरियल सेल में अगर गया तो ये वायरस जा कर के अपनी जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करता है, ना कि पूरा का पूरा वायरस जाता है। अगर ये वायरस यहाँ पे आएगा, अटैच होगा सेल से, तो अटैच होने के बाद ये अपने जेनेटिक मटेरियल का इंसर्शन कर देता है बैक्टीरियल सेल में। ये जेनेटिक मटेरियल हो गया डीएनए। अब ये डीएनए को क्या करेगा, अंदर इंसर्ट कर देगा। जब अंदर इंसर्ट कर देगा तो इसका डीएनए अंदर आ गया इस बैक्टीरियल सेल में। अब ये बैक्टीरियल सेल में आने के बाद ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए हो गया ये। दिस इज डीएनए ऑफ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म हो गया।
बैक्टीरियल सेल बनाइए तो डबल लेयर ज़रूर बनाइए, क्योंकि सेल वॉल होता है। जब इसका डीएनए अंदर आ जाएगा तब देखो क्या कंडीशंस बनेगी बैक्टीरियल सेल की। ये बैक्टीरियल सेल के डीएनए है। इसमें आने के बाद होगा क्या, इसका जेनेटिक मटेरियल अंदर आ जाएगा बैक्टीरियल सेल में। आ करके ये बैक्टीरियल सेल में बैक्टीरियल सेल का डीएनए में इंसर्ट हो जाता है। अगर ये बैक्टीरियल सेल का डीएनए है, इसमें इंसर्ट हो जाएगा, अपने को ट्रांसड्यूस कर देगा। अब होगा क्या आगे कि इस बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरिया ना बन के बैक्टीरियोफेज बनना शुरू हो जाएगा, यानी फेज वायरस इसमें बनने लगेगा। बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या बनने लगेगा, फेज वायरस बनने लगेगा। अब इसके अंदर बैक्टीरियोफेज बनना शुरू हो जाएगा। अभी यहाँ पे बैक्टीरियल सेल ट्रांसड्यूस हो गया, ये ट्रांसड्यूस हो गया। अब इसमें से फिर ये बाहर निकलेगा। अब ये इसको होस्ट फैक्ट्री बना लेगा। अब इसमें से बैक्टीरियल सेल प्रोड्यूस करना शुरू करेगा, इसमें से बैक्टीरियल सेल बाहर आना शुरू होगा। जब बाहर आएगा ये, इसके बाद अब ये फिर क्या करेगा, दूसरे न्यू बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना शुरू करेगा, उसमें जाएगा फिर इसकी। अब ये बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल ख़त्म करके ये वायरल जीनोम में चेंज हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर अपनी क्या कहते हैं डीएनए ना होकर के वायरल जीनोम में चेंज हो गया। अब ये जहाँ जाएगा ये दूसरी सेल को फिर इन्फेक्ट करेगा, जहाँ जहाँ जाएगा ये ट्रांसड्यूस होता रहेगा। अब ये मान लो दूसरी बैक्टीरियल सेल है ये। अब अगर ये इसमें ट्रांसड्यूस होगा तो यहाँ ट्रांसड्यूस होने के बाद फिर इसमें अपना पैथोजेनिसिटी इंसर्ट करेगा ये। यहाँ आया। अब इसके अंदर जब इंसर्ट होगा फिर इसको ट्रांसड्यूस्ड बैक्टीरिया बोलेंगे। अब इसमें आकर के फिर इसमें बैक्टीरियोफेज बनाना शुरू करेगा। ये अगर बैक्टीरियल डीएनए है तो ये जहाँ जहाँ अब ट्रांसफ़र होता है वहाँ वहाँ अपनी पैथोजेनिसिटी दिखाते जाता है ये। अगर यहाँ मान लो ये वायरल जीनोम आ गया, ये जीनोम यहाँ आ गया, अब इसके अंदर फिर बैक्टीरियोफेज बनना शुरू होगा। तो जहाँ जहाँ ये जाएगा उस बैक्टीरियल सेल को ट्रांसड्यूस करता जाएगा, इसीलिए इसका नाम दिया था ट्रांसडक्शन। अगर ये है ऐसे तो इसमें फिर बैक्टीरियोफेज बनना शुरू हो जाएगा। इसमें फिर से ट्रांसडक्शन शुरू हो जाएगा। इस फिनोमिनन को ट्रांसडक्शन बोलते हैं। तो बैक्टीरियल सेल जब एक में ट्रांसमिट होगा, अब ये बैक्टीरिया अपना जीनोम छोड़ देगा, यहाँ बैक्टीरिया नहीं बना रहा है, अब इसके अंदर क्या बन रहा है, बैक्टीरियोफेज बन रहा है, ट्रांसड्यूस हो गया ये बैक्टीरियोफेज में। फिर इसमें आया, ये दूसरे में जाएगा, अब इसके भी बैक्टीरिया में अपना डीएनए इंसर्ट करेगा, इससे फिर बैक्टीरियोफेज बनेगा। जिसमें जिसमें इंसर्ट होता जाएगा उसको ये ट्रांसड्यूस करता जाएगा, इसलिए नाम दिया था ट्रांसडक्शन। और लास्ट थर्ड जो है वो है कॉन्जुगेशन। उसमें देखो क्या होता है, उसको लीडरबर्ग और टेटम ने डिस्कवर किया था। ये सारा डायग्राम मैंने बनवा दिया है आपके नोट्स में, नोट्स जो दिया हुआ है उसमें है, फिर भी नहीं है तो वीडियो पॉज करके बना लेना इसको। तीसरा जो है वो है कॉन्जुगेशन। उसमें देखो क्या होता है, मैंने बताया था कि कॉन्जुगेशन जो होता है वो हाई फर्टिलिटी फैक्टर और लो फर्टिलिटी फैक्टर या फर्टिलिटी फैक्टर जिसमें एब्सेंट होता है उनके बीच में होता है। इसको भी दो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था, लीडरबर्ग एंड टेटम ने डिस्कवर किया था इसको, ठीक है। इसमें यह बताया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर एक फर्टिलिटी फैक्टर होता है, दैट इज कॉल्ड हाई फर्टिलिटी फैक्टर। इस तरह से अगर बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया का मान लो अपना डीएनए है, ये बैक्टीरियल सेल का अपना डीएनए है अगर, तो इस डीएनए के अलावा इसमें एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मिड। मैंने बताया था
कि F प्लाज्मिड इसको बोलते हैं, जिसमें ये होता है उसको बोलते हैं F प्लस। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये नहीं होता है, उसको बोलते हैं F माइनस। यानी फर्टिलिटी फैक्टर जिसमें होगा वो F प्लस होगा, जिसमें नहीं होगा वो F माइनस होगा। अब दूसरी बैक्टीरिया है, कभी भी इसमें क्या होता है कि सेक्स पिलाई होती है, बताया था मैंने। जो F प्लस बैक्टीरिया होते हैं इनमें पिलाई होती है, पिलिन प्रोटीन की बनी होती है, और दूसरे ऐसे होते हैं जिनमें नहीं होता है, दैट आर F माइनस। F प्लस फ्यूजेज विथ F माइनस। F प्लस जो होता है वो F माइनस के साथ फ्यूज हो जाता है। इसमें F माइनस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अपना DNA होगा, प्लाज्मिड नहीं होगा या फर्टिलिटी फैक्टर नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अपना DNA होगा, बैक्टीरिया का अपना DNA होगा, इसको बोलेंगे F माइनस। ये पिलाई के साथ दोनों आके फ्यूज हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। जब इनमें कॉन्जुगेशन होगा तब देखो क्या स्थिति आएगी इनकी, ये इस तरह से दोनों के बीच में एक कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बन जाएगा, और इसी ट्यूब के थ्रू ये अपने जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करेंगे। ये पिलाई है, इसके थ्रू ये फ्यूज हो जाते हैं। ये बीच में जो ट्यूब बना है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेटिंग ट्यूब, इसी को कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बोलते हैं। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया पिलाई के थ्रू बन गए। अब ये बीच में जो बना हुआ है कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बोलते हैं उसको। अब क्या होगा कि प्लाज्मिड जो है, एक प्लाज्मिड से ये प्लाज्मिड रेप्लिकेट करके 2 प्लाज्मिड बनेगा, और एक प्लाज्मिड माइग्रेट होकर के किस में चला जाएगा, दूसरे वाले में चला जाएगा। इस तरह F प्लस F माइनस भी किस में चेंज हो जाएगा, F प्लस में चेंज हो जाएगा। बैक्टीरियल DNA में तो कुछ नहीं हुआ, जैसा था DNA वैसा ही इसमें भी है, लेकिन इसमें चेंजिंग ये हुआ कि एक बैक्टीरिया का ये जो प्लाज्मिड है ये रेप्लिकेट हुआ, और रेप्लिकेट होकर के 1 से 2 प्लाज्मिड बना, एक प्लाज्मिड चला जाएगा F माइनस में। इस तरह से F माइनस भी किस में चेंज हो जाएगा, F प्लस में चेंज हो जाएगा। ये F प्लस था, दूसरा वाला क्या था, F माइनस था। कॉन्जुगेशन के बाद F माइनस भी किस में चेंज हो जाएगा, F प्लस में चेंज हो जाएगा। अब इसके फर्दर जो बैक्टीरिया बनेंगे वो दोनों के दोनों बैक्टीरिया क्या होंगे, F प्लस कहलाएंगे। F माइनस जो होगा वो कॉन्जुगेशन के बाद चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर के F प्लस बन जाएगा। कंडीशन इनकी ये हो जाएगी, 2 बैक्टीरिया बनेंगे और दोनों के दोनों F प्लस बनेंगे, F माइनस अब नहीं रहेगा। ये बिफोर कंजुगेशन सीन था पहले डायग्राम में, और ये आफ्टर कंजुगेशन सीन है। ये आफ्टर कंजुगेशन में क्या होगा कि दोनों के दोनों F प्लस बन जाएंगे। ये भी F प्लस हो गया, ये भी F प्लस हो गया। जेनेटिक मटेरियल एज इट इज़ रहेगा, इनका मेन DNA जो है वो ऐसे ही रहेगा। प्लाज्मिड जो आया वो इनको क्या बना दिया, फर्टिलिटी फैक्टर का ट्रांसमिशन कर दिया, और यहीं पे F प्लस F माइनस F प्लस में चेंज हो गया। इस फिनोमिनन को कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो यही 3 था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस एक बचा है, नेक्स्ट टॉपिक में उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं। ओके, थैंक यू।